प्यारे बच्चों, तो इस लेक्चर में हम आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे कि कैसे यूरोप से एक के बाद एक कंपनीज बिजनेस के नाम पे इंडिया में आती थी, यहां पे अपनी कॉलोनीज बनाने लगती थी और धीरे धीरे उनकी जो एम्बिशंस थी इतनी बढ़ जाती थी कि वो अटेम्प्ट करने लगते थे कि क्यों ना हम इंडिया पे रूल करें। तो अभी तक हमने कवर कर लिया कि सबसे पहले जो इंडिया में आने वाली यूरोपियन पावर थी या यूरोपियन कंपनी थी वो पोर्चुगीज थी। तो पोर्चुगीज इंडिया में आ गए थे 1498 में ही। तो पोर्चुगीज के बाद इंडिया में आने वाली दूसरी यूरोपियन पावर कौन सी थी? तो दूसरी यूरोपियन पावर थी डच। तो आप कहोगे ये डच क्या है, ये वर्ड सुना नहीं। तो डच, जैसे हम इंडिया में रहने वालों को इंडियंस बोलते हैं, वैसे ही नीदरलैंड में रहने वाले, आज अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे, अगर आपकी ज्योग्राफी अच्छी है तो आप जानते होंगे कि यूरोप में एक कंट्री है, भले ही छोटी सी ही है, लेकिन उस वक्त वो काफी पावरफुल हुआ करती थी। तो नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता था, कहा जाता है। तो कहानी शुरू होती है तब जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई। अब ये देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का फंडा समझो। तो क्या था ना कि यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में एक कंपटीशन चल रहा था, क्योंकि उनको पहले तो पता ही नहीं था कि इंडिया पहुंचना कैसे है। ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, यहां पे और भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जिनसे उनको लेना देना था, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो पहले जब तक पोर्चुगीज ने इस रूट का पता नहीं लगाया तब तक सब कुछ शांत था। तो जैसे ही पोर्चुगीज ने ये रास्ता ढूंढ लिया तो एक के बाद एक कंपनीज बनने लग गई यूरोप में। कंपनीज क्यों बनाते थे ये लोग? क्योंकि इनका मकसद था कि हम यहां से जहाज लेके जाएंगे, इन कंट्रीज में जाएंगे, यहां से कुछ सामान खरीद के वापस लाके बेचेंगे। किस तरह के सामान? वही सामान जो यूरोप में नहीं मिलते हैं या यूरोप में महंगे दामों पे मिलते हैं, जैसे मसाले, स्पाइसेस। तो ये सारा जो था ना, मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो था, बिजनेस का जो मेन फोकस हुआ करता था वो मसालों पे हुआ करता था, स्पाइसेस पे। तो एक के बाद एक ईस्ट इंडिया नाम से कंपनी बनने लगी। जर्मनी में बनती तो जर्मनी ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दे दिया जाता, इंग्लैंड में बनती तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये कंपनी नीदरलैंड में बनी थी, जो उस वक्त हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। आज हॉलैंड का नाम बदल के नीदरलैंड कर दिया गया है। तो नीदरलैंड बोलो या हॉलैंड बोलो, वहां रहने वाले लोगों को डच बोलेंगे हम। तो जब नीदरलैंड में ये कंपनी बनी तो उस कंपनी का नाम दे दिया गया डच ईस्ट इंडिया कंपनी। बट वहां की अपनी भाषा में, जैसे हम इंडियंस हिंदी में बात करते हैं तो वैसे ही नीदरलैंड के लोगों की अपनी डच भाषा है। तो डच भाषा में इसी कंपनी को वीओ कंपनी का नाम दिया गया, वीओसी। तो एक बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि वीओसी वाज द नेम गिवन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म बाय विच कंट्री। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि वीओसी किस देश द्वारा बनाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया नाम था। तो आपको याद रखना होगा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था वीओसी। तो ये कब बनी थी? तो 1602 में बनी थी। तो आपको याद ही है कि 1498 में ही पोर्चुगीज इंडिया में आ चुके हैं। तो देखो, इन लोगों ने आने में तो काफी लेट कर दी, 1602 में कंपनी ही बना रहे हैं। तो कंपनी बन गई, तो अब कंपनी बन गई है तो इनको परमिशन भी तो लेनी पड़ेगी ना अपनी गवर्नमेंट से। तुम दूसरी कंट्री जा रहे हो तो बिना अपनी गवर्नमेंट की परमिशन के इतना बड़ा काम थोड़ी कर सकते हो। तो जो डच पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट ने इस कंपनी को चार्टर इशू किया। चार्टर बेसिकली परमिशन। तो परमिशन दिया कि हाँ, हम आपको गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन देते हैं कि आपको जहां जाना है जाओ, आप जब चाहो वॉर कर सकते हो। है तो ये कंपनी, लेकिन पहले से ही सबको पता था कि इसका असली काम क्या है। तो ये वहां जाएगी, वहां पे कॉलोनी बसाएगी। अब आप इंडिया में आओगे, इंडिया में अपनी कॉलोनी बसाओगे तो इंडियंस क्या करेंगे? वो चुप बैठे तो नहीं रहेंगे ना। तो हो सकता है कि आपको वॉर लड़नी पड़े,
हो सकता है आपको ट्रीटी साइन करनी पड़े, हो सकता है कि आपको फोर्ट वगैरह बनाने पड़े, तो इन सब की परमिशन पहले ही ले ली इन लोगों ने, चलने से पहले ही, तो चार्टर के जरिए। तो एक चीज इस कंपनी के बारे में याद रखना, ये बहुत बारी पूछा गया क्वेश्चन है कि ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, या इसको वीओसी भी लिख दिया जाता है कभी कभी ऑप्शन में, तो ये दुनिया की सबसे पहली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। आज देखते हो ना कि पूरी दुनिया में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का बोलबाला है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती क्या है? तो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो एक से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट कर रही होती है। तुम गूगल को देख लो, गूगल एक कंपनी है, लेकिन गूगल तो हर बहुत सारी कंट्रीज में है ना, किसी एक कंट्री की कंपनी तो है नहीं वो। तो इस तरह की कंपनीज को मल्टीनेशनल बोला जाता है। तो ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये पहली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन मानी जाती है दुनिया की। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और ये दुनिया की पहली कंपनी थी जिसने स्टॉक्स इशू किए थे। स्टॉक समझते हो ना, कंपनी में हिस्सेदारी लेने के लिए स्टॉक्स बिकते हैं मार्केट में, तो स्टॉक्स इशू करने वाली पहली कंपनी यही थी। साथ ही साथ जो डच पार्लियामेंट थी उसने इसको ताकत दी थी, ये पहली कंपनी बन गई थी जिसको कि उसकी गवर्नमेंट ने खुद बोल दिया था कि आप कंपनी तो हो, लेकिन आपको हम परमिशन देते हैं कि आप कॉलोनियल एक्टिविटीज भी कर सकते हो। कॉलोनियल एक्टिविटी का क्या मतलब है? यानी आप इंडिया में या जहां जाना चाहते हो जाके आप कॉलोनी बसाने का, कॉलोनी बसाना यानी कि डच लोगों पहले जमीन कब्जा करो, उसको उस पे उसके मालिक बन जाओ और फिर अपने देश के लोगों को लाके उधर बिठा दो, इसी को कॉलोनी बनाना बोलते हैं। तो ये सारी परमिशन मिली थी, ये पहली ऐसी कंपनी थी। अब देखो डच ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी इकलौती कंपनी तो थी नहीं जो कि देखो ये जो मैप आप देख रहे हो ना बच्चों, इसको ईस्ट इंडिया के नाम से यूरोप में बुलाया जाता था। ईस्ट इंडिया, इसमें क्या क्या शामिल था? इंडिया है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये सब देख रहे हो ना आप, म्यांमार है। तो इन्हीं सारे रीजन्स को ईस्ट इंडिया के नाम से बुलाया जाता था। तो जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी उसी टाइम ब्रिटेन ने भी कंपनी बनाई थी। ब्रिटेन में 2 साल पहले ही बन गई थी। डचों ने 1602 में बनाई, डच ने, जबकि इंग्लैंड में 2 साल पहले यानी कि 1600 एडी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी। तो इंग्लैंड वाले अपनी कंपनी को इंग्लिश या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बुलाते थे। तो क्या हुआ कि ये दोनों ही ईस्ट इंडिया कंपनी इस रीजन में एंटर कर गई। पोर्चुगीज तो पहले ही आ चुके थे 1498 में, उसके देख रहे हो ना 110-15 साल के बाद अब ये लोग इंडिया एंटर कर रहे हैं। तो ये दोनों आ गए इंडिया में, डच और इंग्लिश। तो अब इस मैप को हम ध्यान से समझते हैं। ये जो ग्रीन कलर देख रहे हो बच्चों, ये पोर्चुगीज को शो कर रहा है, यानी पोर्चुगीज तो पहले ही आ गए थे, तो 1498 में ही आ गए थे। तो इन लोगों ने गोवा को अपनी कैपिटल बना रखा था। ये मकाओ देख रहे हो ना, आज चाइना का हिस्सा है ये, तो चाइना में भी थोड़ा सा हिस्सा कंट्रोल में रखा हुआ था पोर्चुगीज ने। अब इसी हिस्सेदारी में अपना हिस्सा लेने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई और ब्रिटिश भी आ गए। तो डच लोगों ने कंट्रोल कहां कहां पे कर लिया? इंडोनेशिया पे कर लिया। तो डच का जो बेसिक ध्यान था वो इस रीजन में था शुरू से ही। इस रीजन में मसाले बहुत होते थे, स्पाइसेस। इसकी भी वजह है, देखो इक्वेटर जहां से गुजरेगा, यहां से इक्वेटर गुजरता है, वहां पे काफी बारिश होती है। तो जहां पे काफी बारिश होती है वहां पे मसाले होते हैं। वैसे ही इंडिया के इस रीजन में काफी बारिश होती है, केरल में, इसलिए वहां मसाले बहुत होते हैं। तो क्या हुआ, अब 2 नए प्लेयर्स आ गए, एक तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे, श्रीलंका पे और मलेशिया पे कब्जा करने की कोशिश स्टार्ट कर दी, जबकि डच का पूरा ध्यान इस रीजन में था, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस तरह के रीजन में था। तो आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। तो इसलिए यहां पे लिखा रखा है कि जो डच था उनका मेन इंटरेस्ट इंडिया में नहीं था, बल्कि जावा, सुमात्रा, ये जावा सुमात्रा ये सब इंडोनेशिया के आइलैंड है, वहां था। तो क्या किया डचों ने? तो
तो यहां पे भी थोड़े बहुत पहले से पोर्चुगीज मौजूद थे, तो उन पोर्चुगीज को डच लोगों ने यहां से मार के भगा दिया। इन्होंने बोला कि अब हम कंट्रोल करेंगे। और दूसरा काम यह किया कि ब्रिटिश को यहां आने से रोक दिया, यानी ये पूरा का पूरा एरिया डच ने सिर्फ अपने कंट्रोल में रखा, किसी और को घुसने नहीं दिया। जो घुस चुका था यानी पोर्चुगीज, उसको निकाल के बाहर कर दिया, और जो घुसना चाह रहे थे यानी ब्रिटिशर्स, उनको घुसने ही नहीं दिया। तो इस तरह ये पूरा रीजन तो हो गया डच। तो अब ये तो इंडोनेशिया मलेशिया में डच कर रहे थे। इंडिया में इन्होंने क्या किया, तो इंडिया में सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने मसूलीपट्टनम नाम के जगह पे स्टैब्लिश की 1605 में। तो मसूलीपट्टनम को आज हम मछलीपट्टनम के नाम से जानते हैं। मछलीपट्टनम ये आंध्र प्रदेश का कोस्टल टाउन है। तो ये आप ये इमेज देख रहे हो, ये पेंटिंग देख रहे हो, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्लैग है, और ये मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप याद रख लो कि सबसे पहली फैक्ट्री डचों ने मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश की। पोर्चुगीज के केस में हमने देखा था, पुर्तगालियों के केस में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्टैब्लिश की, हमने देखा था ना, पुलिकट में। तो पुलिकट में उन्होंने कब स्टैब्लिश की थी, तो 1501 में ही कर ली थी, और ये कर रहे हैं 1605 में स्टैब्लिश। तो एक चीज अभी आप ये और समझ लो, अगर आप इस मैप को वापस देखोगे तो डच का ज्यादा लेना देना ना इस तरफ था, इंडिया के ईस्टर्न साइड में, सॉरी पोर्चुगीज का, इसलिए उन्होंने गोवा को कैपिटल बना रखा था। जबकि जब डच आए तो डच का ज्यादा ध्यान तो यहां पे है, तो इसलिए उन्होंने इस रीजन को अपना, ताकि यहां से जहाज वहाज लेके जा सके, यानी इस वाले पोर्शन पे जिसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। तो इंडिया के दो कोस्ट हैं, अगर इसको इंडिया मान लो तो इसको बोलेंगे मालाबार कोस्ट यानी केरल के तरफ वाला इलाका, और इसको बोलेंगे कोरोमंडल कोस्ट। तो इन डच लोगों ने कोरोमंडल कोस्ट में इंटरेस्ट दिखाया, जबकि पोर्चुगीज मालाबार कोस्ट में ज्यादा कंट्रोल करना चाहते थे। तो फाइनली अगले 20-25 सालों में, तो मसूलीपट्टनम में तो पहली फैक्ट्री खोल ली इन लोगों ने 1605 में, उसके 20-25 सालों के अंदर ही कई और जगहों पे भी फैक्ट्री खोल ली। पुलिकट यानी तमिलनाडु, सूरत गुजरात, कराईकल तमिलनाडु, चीनसुरा बंगाल, कासिम बाजार बंगाल, बड़ा नगर बंगाल, पटना भले ही आज बिहार में है, उस वक्त बंगाल में था, बालासोर आज उड़ीसा में है, उस वक्त ये बंगाल का हिस्सा था, और कोचीन। तो इन सारी जगहों पे फैक्ट्रीज खोल ली इन लोगों ने। अब बच्चों एक फैक्ट याद कर लो आप, तो फैक्ट ये है कि जैसे पोर्चुगीज ने अपनी कैपिटल गोवा को बना रखा था, तो अगर आप चाहते हो कि इंडिया में एस्टेब्लिश हो तो आपको एक सिटी को कैपिटल सिटी तो बनाना पड़ेगा ना। तो डच लोगों ने अपनी पहली कैपिटल पुलिकट को बनाया था। पुलिकट कोस्टल टाउन है तमिलनाडु का, तो उसको सबसे पहले इन लोगों ने उसको चुना था अपने कैपिटल के लिए। तो 50-60 साल तक तो पुलिकट को अपना कैपिटल ये बना के रखा इन लोगों ने। बाद में इन लोगों ने वहां से हट गए ये लोग और नागीपट्टिनम को कैपिटल बना लिया। तो 2 कैपिटल रहे हैं डच हिस्ट्री में, या यूं कहो कि डच जब इंडिया में रूल कर रहे थे, रूल तो नहीं कर रहे थे बट इंडिया में स्टैब्लिश होने की कोशिश कर रहे थे। तो 2 कैपिटल से बच्चों याद रखना, सबसे पहली कैपिटल पुलिकट में बनाई थी, थोड़े दिनों के बाद चेंज करके नागीपट्टिनम को बना दिया था। तो आखिर डच क्या बिजनेस करते थे इंडिया में? इंडोनेशिया मलेशिया में तो समझ गए कि मसाले लेके आते थे, स्पाइस। इंडिया से क्या लेना देना था उनका? तो इंडिया में बेसिकली वो सिल्क, कॉटन, इंडिगो मतलब इंडिगो क्या होता था? एक तरह की डाई होती थी जिससे कि कपड़ों को कलर किया जाता था। राइस, ओपियम, तो ये सब नशा होता है ओपियम से। तो यही सारी चीजें इंडिया से ये इंपोर्ट करके अपनी कंट्री ले जाते थे, भेजते थे। स्पाइस इंडिया में भी होती है, लेकिन ये जो स्पाइस का बिजनेस होता है ये केरल में होता है। तो केरल वाला एरिया जो है ये तो पोर्चुगल के कंट्रोल में था ना।
पोर्चुगीज कंट्रोल में था, जबकि इन लोगों ने अपने आप को यहां पे बसा रखा था इस वाले एरिया में। तो इसलिए इनके हिस्से में स्पाइस नहीं आ रहा था, इसलिए स्पाइस का काम तो इनका इंडोनेशिया मलेशिया से ही चल जा रहा था। ये जो इंडिगो मैंने आपको बताया कि इंडिगो जिससे कि कपड़ों में कलर किया जाता है, तो ये इंडिगो यमुना वैली में, यानी यमुना जो नदी है उसके आसपास रहने वाले फार्मर्स इसकी खेती करते थे, तो वहां से ये डच लोग इंपोर्ट करके अपनी देश ले जाते थे। जो अगला इंपॉर्टेंट आइटम था इनका वो था सॉल्ट पीटरे, जो कि ये बिहार से लेते थे। यहां पे एक चीज आप याद रखो, बिहार में फैक्ट्री बनाने वाली पहली जो यूरोपियन कंपनी थी वो डच की थी, ना ही पोर्चुगीज की, ना ही इंग्लिश की, बल्कि डच की। अब ये सॉल्ट पीटरे क्या चीज है? बारूद समझते हो? बारूद, तो बारूद बनाने के काम में, क्योंकि आप लड़ाई लड़ते हो, तोपें चलाते हो, गोलियां चलाते हो, उसमें बारूद चाहिए होता है। तो बारूद बिहार में मिलता था, तो इसलिए इन लोगों ने वहां पे फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी, और सिल्क लाते थे ये बंगाल से। तो अब आप ये समझ रहे हो कि पोर्चुगीज पहले से ही इंडिया में मौजूद है और डच अभी अभी आए हैं। दोनों को मसाले पे कंट्रोल करना है और दोनों ही इंडोनेशिया मलेशिया पे भी कब्जा करना चाहते हैं। तो अब इन दोनों में हो गई लड़ाई, तो इसको बोला गया डच पोर्चुगीज वॉर। तो एक्चुअली इस वॉर की शुरुआत ईस्ट इंडिया में ना होके यूरोप में हुई थी, क्योंकि यूरोप में भी तो ये लोग लड़ रहे थे ना कि कौन दुनिया के किस हिस्से पे कब्जा करेगा, कौन कहां जहाज लेके जाएगा, कौन कहां जहाज लेके नहीं जा सकता। तो यूरोप में जो झगड़ा हो रहा था उसका असर यहां भी देखने को मिला, ठीक है। और काफी सालों तक लड़ाइयां चली। उस लड़ाई का नतीजा यह निकला कि डच लोगों ने पोर्चुगीज को हरा दिया, ना सिर्फ यूरोप में। तो यूरोप में हराने का क्या मतलब था? तो पोर्चुगीज लोगों ने कह रखा था कि सिर्फ हम यूरोप से जाके एशिया की कंट्रीज, अफ्रीका की कंट्रीज पे कंट्रोल करेंगे, पीछे से कोई नहीं आएगा, क्योंकि उनका दबदबा था यूरोप में। लेकिन अब क्या हुआ, यूरोप में भी उनका दबदबा खत्म हो गया। जो डच थे उन्होंने वहां भी उनको हरा दिया, तो इसका असर यहां भी देखने को मिला। तो जो इंडोनेशिया मलेशिया जैसे इलाके थे, यहां देखो 17th सेंचुरी में जो डच थे, इन लोगों ने पोर्चुगीज को वहां से निकाल के भगा दिया, श्रीलंका से भी भगा दिया, इंडिया के भी ज्यादातर हिस्सों से भगा दिया। यानी आप यूं समझ लो कि जो जो इलाके पोर्चुगीज के हिस्से में थे वो धीरे धीरे एक एक करके डच अपने कंट्रोल में लेते चले गए, सिवाय गोवा के। गोवा पोर्चुगीज के कब्जे में भारत के आजाद होने के बाद भी था। गोवा आजाद हुआ है 1961 में, तो गोवा पोर्चुगीज के कब्जे में काफी लंबे समय तक बना रहा, जबकि बाकी जो एरियाज थे वो सब के सब एक एक करके डच ने हथिया लिए। क्योंकि ये सारी लड़ाई स्पाइस यानी मसालों की वजह से हो रही थी, इसलिए इसको स्पाइस वॉर भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पाइस वॉर किसके बीच लड़ा गया, तो आपको बोलना होगा कि डच और पोर्चुगीज के बीच। अब एक और चीज याद रखो, क्योंकि इंग्लिश भी यानी ब्रिटिश भी इंडिया में घुस चुके थे, तो जब ये लड़ाई होती थी ना, तो जो इंग्लिश थे यानी ब्रिटिशर्स थे वो डच का साथ देते थे, क्योंकि दोनों अभी अभी आए थे और दोनों का कॉमन दुश्मन था पोर्चुगीज। तो शुरू में तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डच लोगों का साथ दिया, लेकिन बाद में जाके इनकी दोस्ती भी टूट गई, ये भी आपस में लड़ने ही लगे। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखना है कि 1641 में जो मलक्का यानी मलेशिया के पास का एरिया, वहां से पोर्चुगीज को मार भगा दिया डच लोगों ने। और 1652 में जो अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप है, साउथ अफ्रीका में है ये, उसको भी कंट्रोल कर लिया। तो आप देख रहे हो कि पोर्चुगीज की ताकत खत्म कर दी है डच लोगों ने। तो अभी डच यानी कि डच जो है ब्रिटिशर्स की हेल्प ले रहे थे पोर्चुगीज को हराने में, तो थोड़ी देर के लिए तो इन लोगों में दोस्ती चल रही थी। तो जो इंग्लिश थे यानी ब्रिटिशर्स थे, धीरे धीरे उनकी भी ताकत बढ़ने लगी, उनकी भी एम्बिशन बढ़ने लगी। इंडिया एक है, कब्जा करने वाले कई लोग हैं, तो आपस में लड़ाई तो होगी ना उन लोगों के बीच। तो धीरे धीरे ये जो बिजनेस
की राइवलरी थी ये दुश्मनी में बदल गई और डच और जो इंग्लिश है ये आपस में लड़ने लगे। तो कुछ सालों तक ये लड़ाई चली। उसके बाद डच और इंग्लिश लोगों ने सोचा कि क्यों लड़े हम आपस में, क्यों ना हम अपना एरिया बांट लें। तो डच लोगों ने कहा कि ब्रिटिशर्स से कहा कि ऐसा करो कि हम अपने एरियाज डिसाइड कर लेते हैं। तो ब्रिटिश लोगों ने भी मान ली बात। तो डिसाइड यह किया गया, ब्रिटिशर्स ने कहा कि चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, हम इंडोनेशिया से अपना सारा कुछ वापस खींच लेते हैं। ये इंडोनेशिया है, ये इंडिया है। तो यहां पे डच भी थे, ब्रिटिश भी थे। तो ब्रिटिश ने कहा कि हम इंडोनेशिया से पूरी तरीके से बाहर निकल जाते हैं, आप बस इतना करो कि अब इंडिया में जितना हथिया चुके हो उतने में सेटिस्फाई रहो, इसके बाद तुम कोई भी टेरिटरी लेने की कोशिश नहीं करना इंडिया में। यानी एक तरह से ब्रिटिशर्स ने कहा कि इंडिया हमारा और इंडोनेशिया डच लोगों का। और डच लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं हुई क्योंकि उनका पूरा ध्यान सही मायने में इंडिया से ज्यादा ध्यान इंडोनेशिया को कब्जा करने में था, क्योंकि इंडोनेशिया में जितने मसाले होते हैं वो इंडिया में नहीं होते हैं। तो अब देखो धीरे धीरे जो है डच का ध्यान इंडिया से डाइवर्ट होकर इंडोनेशिया की तरफ चला गया है, तो उनका कुछ खास ध्यान है नहीं इंडिया पे। और इसी दौरान एक बड़ी लड़ाई हो गई डच लोगों की ट्रेवेनकोर के राजा से। तो ट्रेवेनकोर जो है तमिलनाडु के पास एक किंगडम था। तो वहां जो लड़ाई हुई उसको बोलते हैं बैटल ऑफ कुलाचल। तो पूछा जाएगा आपसे कि बैटल ऑफ कुलाचल किसके बीच लड़ाई हुई? तो ट्रेवेनकोर के जो राजा थे और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलोनी बसाना चाहती थी और वो चाहते नहीं थे कि कोई फॉरेनर मेरे किंगडम ट्रेवेनकोर में घुस जाए, तो इसलिए लड़ाई हो गई। लड़ाई हुई 1741 में। तो इस लड़ाई का नतीजा क्या हुआ कि जो ट्रेवेनकोर के राजा थे उन लोगों ने डच को हरा दिया। तो ये पहली बार था कि कोई इंडियन राजा, एक छोटी सी किंगडम, किसी यूरोपियन फोर्स को, यूरोपियन आर्मी को हरा दे। तो इससे क्या हुआ कि डच की पूरी इज्जत चली गई। उनकी ताकत तो पहले ही चली गई थी, अब उनकी इज्जत भी चली गई। कोई भी अब डच को सीरियसली लेता नहीं था। पूरी की पूरी आर्मी डिस्ट्रॉय हो गई थी इस लड़ाई में। ठीक है। तो जो ट्रेवेनकोर के राजा थे मार्तंड वर्मा, उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने तो हरा दिया डच को। तो डच को हराने के बाद जो डच ऑफिसर्स पकड़े गए थे उनको मारा नहीं, उनको बोला क्योंकि आप लोग डच ऑफिसर्स हो, आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, तो हम आपको मारेंगे नहीं, हम आपको जॉब पे रख रहे हैं। तो अब आप ट्रेवेनकोर की आर्मी को भी ट्रेनिंग दो। जैसे आप लोग गोला बारूद चलाते हो, आपको बंदूक चलानी आती है, आप हमारे ट्रेवेनकोर के लोगों को भी सिखाओ ये सारी चीजें। तो इस तरीके से इंडियन हिस्ट्री की पहली किंगडम बन गई। ट्रेवेनकोर वो पहली किंगडम है भारत की जिसकी आर्मी को किसी यूरोपियन ने ट्रेन किया। डच तो यूरोप से आए हैं ना। बाद में हम देखेंगे कि टीपू सुल्तान ने भी अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए फ्रांस से मदद मांगी थी और फ्रेंच लोगों ने टीपू सुल्तान की आर्मी को ट्रेनिंग दी भी थी। तो आप ये याद रखो कि ट्रेवेनकोर वो पहली किंगडम थी जिसकी आर्मी को यूरोपियंस ट्रेन करते थे। अब देख रहे हो कि डच की तो पॉलिटिकल पावर भी जा चुकी है, ना ही वो बैटल जीत पाते हैं इंडिया में। तो अब वक्त आ गया है कि डच लोगों को पूरी तरीके से इंडिया से बाहर कर दिया जाए। तो यही सपना ब्रिटिशर्स भी देखते थे और ब्रिटिशर्स सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे कि डच लोगों की ताकत धीरे धीरे कम हो रही है। तो ट्रेवेनकोर में हारने के बाद जो डच लोगों ने जो कॉलोनीज बसा रखी थी ना, वो सब भी उनके हाथ से छीन ली गई। ट्रेवेनकोर के राजा ने छीन ली। तो अब उनका कोई मतलब तो बनता नहीं है इंडिया में रहने का। आप ये कोस्टल टाउन छीन लोगे तो वो गुजरात और दिल्ली में रहने तो आए नहीं है। उनको तो कोस्ट से मतलब है ताकि वो अपने जहाज को लाके यहां पे लगा सके, यहां से जहाज लेके जा सके। तो डच लोगों ने कहा कि अब हमारा इंडिया में कुछ लेना देना है नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया, अपना बोरिया बिस्तर यहां से बंद कर लिया और अपनी सारी अटेंशन, पहले से ही इनको इंडोनेशिया से ज्यादा प्यार था, तो अपनी सारी अटेंशन इंडोनेशिया पे ही लगा दी। तो
इंग्लिश सोच रहे थे कि चलो अब इनका इंडिया में तो कोई मतलब है नहीं, तो इनको फुल एंड फाइनल यहां से किक आउट कर दिया जाए, इनको मार के इधर से भगाई दो इंडिया से। तो 17th सेंचुरी के आते आते इंग्लिश लोगों ने कोशिश करने लगे कि अब इसको फुल एंड फाइनल डच लोगों को हटाते इधर से। तो फाइनली डच लोगों को इंग्लैंड या ब्रिटिश लोगों ने हरा दिया बैटल ऑफ बेडेरा में। तो बैटल ऑफ बेडेरा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, किन दो कंट्रीज के बीच लड़ी गई हुई। तो ये बैटल इंडियन ग्राउंड पे ना, तो बेडेरा एक जगह है जो हुगली के पास है, हुगली यानी कैलकाटा के पास है। तो इसी बैटल में अंग्रेजों ने फाइनली आखिरी बार बहुत बुरी तरीके से डच को हरा दिया। जो भी उनकी बची खुची आर्मी थी, जो भी बची खुची जमीन थी, सब खत्म हो गई। ट्रेवेनकोर तो पहले ही हरा चुका था, तो ट्रेवेनकोर में हारने से साउथ इंडिया उनके हाथ से निकल गया था। अब हुगली में हार गए तो बंगाल में जो भी बसा रखा था डच लोगों ने, वो भी खत्म हो गया। तो अब जाएंगे कहां? ना साउथ इंडिया में रह सकते हैं, ना बंगाल में रह सकते हैं, इधर पोर्चुगीज रहते हैं, इधर तो पोर्चुगीज का कंट्रोल है। तो अब ये डच लोग करेंगे क्या? क्या करेंगे? इंडिया से चले जाएंगे। और वही हुआ। तो फाइनली एक पीस ट्रीटी साइन हो गई 1795 में, और वो पीस ट्रीटी साइन करके जो डच हैं, इन लोगों ने अपना जो भी इंडिया में बचा रह गया था सब कुछ इंग्लिश को दे दिया। बोला कि ब्रिटिशर्स को दे दिया कि अब तुम ही मालिक हो, हम तो इंडिया से जा रहे हैं। और फाइनली 1795 में डच लोग इंडिया छोड़ के चले गए।